क्योंकि साडे शहर दे विच 22 तरीक नूं जो भी साडे भगवान शंकर जी के मंदिर उत्ते कुछ शरारती अंसरां ने हमला किया, इट्टां मारियां, पत्थर मारियां और मूर्ति का शीशा तोड़ के उसकी भंनतोड़ की। मैं प्रशासन नूं ये मंग करदा हां कि जिन्हां बंदियां ने साडे शंकर भगवान जी के मंदिर के शीशा तोड़ के मूर्ति तोड़ के उन्होंने साडे बेअदबी की आ, उन्हां दे खिलाफ तुरंत कार्रवाई करके उन्होंने गिरफ्तार किया जाए। और कुछ सानू पता लगा है कि साडे बंदियां दे खिलाफ भी उन्होंने परचे किए आ कि मस्जिद ते हमला किया। और इस दे विच कल मौलवी जी ने मस्जिद वालों ने प्रैस दे विच बयान दिता सी, शरेआम बयान दिता कि साडी मस्जिद ते कोई हमला नहीं होया, किसी ने हमला कोई नहीं किया। और असी इस बयान नूं भी प्रशासन देखे और जिहड़ा कि साडे बंदे दे झूठा परचा किया आ कि मसीह ते हमला किया, वो मौलवी के बयानों के आधार से वो परचे नूं कैंसल किया जाए, रद्द किया जाए। और जिहड़े हिंदू मंदिर साडे हिंदू मंदिर से शंकर भगवान जी के मंदिर से हमला करके इट्टां मार के तोड़िया गया, उन्हां शरारती अंसरां ते नत्थ पाई जाए और उन्होंने गिरफ्तार करके जल्द तो जल्द उन्होंने कार्रवाई की जाए। अगर सरकार उन्होंने खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती तो सानू प्रदर्शन करने लई मजबूर होना पऊगा, उसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। असीं फिर बेनती करते हैं प्रशासन नूं कि उन्होंने जल्द तो जल्द गिरफ्तार करन। जे कोई कहता आ कि मैं बट्टा नहीं मारिया, असीं बट्टे नहीं मारे, पथराव नहीं किया, उहदे वजों साडे कोल जदों मर्जी प्रशासन भी हुण वीडियो के रूप दे विच इट्टां मारदिआं दी, बट्टे मारदिआं दी, मूर्ति टुटदिआं दी, साडे कोल सारी शीशा टुटदिआं दी फिल्म पई आ। और जदों मर्जी जिहड़े बंदे किरपानां लैके आए आ और उन्होंने इट्टां मारियां, हुल्ला गल्ला कीता, बाजार दे विच मंदिर दे विच हल्ला गुल्ला कीता, वो साडे कोल जदों चाहो प्रशासन नूं दे सकदे आ। और असीं प्रशासन तो मंग करते हैं कि जल्द तो जल्द इन्हां बंदिआं नूं गिरफ्तार किया जाए और साडीआं भावनावां नूं ठेस पहुंचाई है मंदिर तोड़-फोड़ करके और इन्हां दे कानूनी कार्रवाई की जाए। जय श्री राम। BNS आपको पता है कि आप एलोपैथ नहीं कर सकते, तो फिर भी आप एलोपैथ चला रहे हैं। क्या किया जाए, अगर गांव में ये नहीं किया जाएगा तो मरीज कहाँ जाएगा, कहाँ तक MBBS गांव में है जो कि मरीज का इलाज कर सके। तो क्या आप मानते हैं कि हम ऐसे जनता के साथ खिलवाड़ करते हैं? सर ऐसा तो नहीं, जनता के साथ खिलवाड़ करें। अगर भाई हमें पता नहीं है और हम एलोपैथ दवा दे रहे हैं तो सीधी सी बात है, हमें जिस दवा के बारे में नॉलेज ही नहीं है और हम उठा करके उसको दवा को दी। और इसके पहले जैसे हम और हॉस्पिटलों में भी रहे तो वहाँ से उनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और सब कुछ था। तो आपका कहना ये है कि अगर कोई हाई कोर्ट का जज या सुप्रीम कोर्ट का जज या कचहरी का कोई भी जज छुट्टी पे जाए तो अपने पेशकार को जज बना करके मुकदमा को बोल सकता है कि आप जजमेंट एक्सपीरियंस है, आप देखिए किसको आप जजमेंट दे सकते हैं उसको। जी नहीं, आपने कहा कि हमारे पास एक्सपीरियंस है, हम कई हॉस्पिटल में रहे हैं, तो हॉस्पिटल में आप थे, आप काम किए थे वहाँ पे, ना कि आप डॉक्टर हो गए थे MBBS? नहीं, MBBS डॉक्टर तो नहीं। जी जी, एज ए ड्यूटी डॉक्टर के रूप में। जी जी, तो वहाँ से आपको अथॉरिटी मिल गई थी कि आप MBBS दवा MBBS कर सकते हैं? एलोपैथ दवा कि एक्सपीरियंस के उस पर जो है एलोपैथ दवाइयों का वो और एलोपैथ दवा मिक्स करके जहाँ तक संभव हो सके जी जी। तो आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं आपके अंदर गलती हुई है कि हमने जी, तो ये रजिस्ट्रेशन कैसे सुधारा जाएगा कि जनता के साथ खिलवाड़ न हो, जिससे कि जनता को साइड इफेक्ट ना हो, जनता और बीमार ना हो?
तो उसके लिए या फिर गाँवों में भी MBBS डॉक्टर भेज रहे हैं जो कि उनकी सुरक्षा कर जी। सके। और अगर गाँव में MBBS डॉक्टर नहीं अवेलेबल है तो अगर हम टोटल आयुर्वेद से उनकी प्रैक्टिस करके उनका ट्रीटमेंट करते हैं तो वो तो तुरंत ठीक नहीं होने वाली, क्योंकि आयुर्वेद हमेशा क्रॉनिक बीमारियों पे काम करती है। और अगर मान लीजिए अगर कोई फीवर का पेशेंट आ जाता है, हम उसको आयुर्वेद टैबलेट देते हैं, कुछ भी देते हैं, तो तुरंत कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। उसके लिए तो हमें आयुर्वेद एलोपैथ तो लेना ही पड़ेगा। एलोपैथ आपको लेना ही पड़ेगा। और उसके बाद उसको क्या होगा, मान लीजिए कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार कौन? हाँ, ये तो आप सही कह रहे आपके हैं। प्रदेश की सरकार, नहीं, मुआवजा दे सरकार ना, ना। जी। धरना प्रदर्शन करे सर, तो जिम्मेदार आप होंगे तो आप क्या कर सकते हैं उस समय? लेकिन अगर उस समय भी हम उसका इलाज नहीं कर रहे हैं, वो तो बेचारा वैसे ही मर रहा है। जी जी। तो अगर वो MBBS को ढूंढेगा, केवल एलोपैथ के लिए MBBS को ढूंढेगा, आपके पास तो PSC भी तो हो सकता है कि आप इसके लिए रास्ता बता सकते हैं कि आपके पास PSC जाए, एम्बुलेंस को बुलवा सकते हैं। आपका कहना आप सही है, भेज सकते हैं। लेकिन जब हम उसको PSC बताते हैं वो वहाँ जाना ही नहीं चाहता, आप क्योंकि क्यों नहीं जाना? PSC पे डॉक्टर हमेशा अवेलेबल तो मिलेगा नहीं उसको। जी। PSC पे असिस्टेंट डॉक्टर भी तो आपको वहाँ मिलेंगे। अब जो एक यूपी गवर्नमेंट की जो भी चलाई हुए जितनी भी स्वास्थ्य मुहिम है, हाँ। उस पर तो क्या मानते हैं आप, फ्लॉप है? नहीं, फ्लॉप तो नहीं है, लेकिन 24 आवर्स यहाँ MBBS तो समाज की सेवा के लिए आप भी तो आप ये 24 आवर्स तो दुकान खोल के बैठते नहीं यहाँ पे क्लिनिक। तो खोल के नहीं कुछ कहा तो नहीं जा सकता डॉक्टर साहब? इसको क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता? अभी तो एक MBBS डॉक्टर जी दिल्ली में अपोलो में कर दिए थे, दाहिने पैर में ऑपरेशन करना था, बाएं में उन्होंने कर डाला। जब एक MBBS डॉक्टर इतनी बड़ी गलती कर सकता है तो आपके पास तो डिग्री भी नहीं है, तो क्या आप गलती नहीं कर सकते हैं? हो सकता है गलती कर सकते तो फिर आप ऐसे में क्या करेंगे? हैं। आप बताइए क्या करना चाहिए इसमें, क्या करना मैं पड़ेगा? आपको बताऊं कि आप क्या करें? आपको अगर नहीं बंद- पता है? अगर बंद करना चाहते तो फिर बंद करते। चलिए, आपको नहीं पता है कि हम क्या करें? तो पता तो है ये है। मैं आपको बताऊं कि आप बंद कर दीजिए। और कौन सी दवा दिए थे डॉक्टर? वैसे वही उतना ही नहीं और दिए थे। उतना मैं ही। आपको बताऊं कि आप बंद कर दीजिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बताइए आप मुझे। नहीं, आपको नहीं पता है कि हमें जनता के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए? नहीं आपको नहीं पता है पता। तो अभी आप खिलवाड़ कर रहे हैं। जब आप आयुर्वेदिक की आपके पास डिग्री है तो आप आयुर्वेदिक क्यों नहीं करते? आप एलोपैथ क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर साहब कहना चाहते चल तो रहा। बताएं। अब आप बताइए क्या करना पड़ेगा जो है ना। आपको आप नहीं बताइए। पता है, आप जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप गलती हो गए, जी। जो दवाई हम चला रहे हैं जो है ना गलती से चला अच्छा, रहे आप हैं। ये मानते हैं कि आप कितना यहाँ पर जनता की मदद करते कोई हैं बीमारी नहीं, कि आप जाकर के सरकारी अस्पताल में दवा जांच लीजिए, आला लगाए। हमारे पास मत लीजिए? आप कितने लोगों को बताते हैं? कभी किसी लोगों को आपने बताया? क्या चीज? जनता की सेवा के लिए आपने कभी सरकारी अस्पताल में उनको भेजा? पहले और क्या हाँ, भेजे। किसी गर्भवती महिला को जब टीका लगता है तो आप टीका क्यों नहीं लगाते हैं उसको? आप तो ऑलराउंडर में दर्द है, ताला लगा उसको जो है दवा ना दे दीजिए। लेडीज डॉक्टर से पास कोई भी भेज नहीं, देते हैं। टीका लगाने कोई की बात भी कर रहा हूँ। टीका तो आप लगा सकते हैं, हाँ। तो आप क्यों नहीं लगाते? अब उस तरह मरीज हमारे पास आता ही नहीं है जो है ना गर्भवती हो गई, नहीं, वो उस तो तरह- महिलाएं जाती हैं टीका लगवाने के लिए सरकारी अस्पताल, हाँ, हाँ। और बाकी दवा लेने आपके पास आते हैं। जब आपके पास आते हैं तो आपको बताना चाहिए। हाँ, आपको जो टीका हुआ वैक्सीन नहीं मिलता है ना हर जगह जो है ना उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए आपने एलोपैथी, आप ऐसा रास्ता आपने चुन लिया कि जनता को क्या दिक्कत हो क्या ना हो इसके बारे में आपको सोचना नहीं है। और आप जो भी आया दवा आपने लिख दिया, जो भी आया आपने दवा दे दिया। आप बताएंगे कि मेरे दवा की बिल कितना आपने बनाया, बिल तो नहीं बनाया। मतलब कितना पैसे मान लीजिए 20 रुपये लेंगे लेंगे, बाकी जो- जबकि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। किस चीज की दवा दी है आप? गैस का और BP का जो है ना दवाई दी है बाकी और कुछ नहीं। सीधी में दर्द का इलाज आप बता रहे हैं तो आप BP यहाँ पे जो है झोला छाप डॉक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक टीम गठित है जो कि हर 15 दिन पे विजिट करती है। तो जो खास शिकायत पर वहाँ पे छापा मारते हैं उसके खिलाफ अपनी कार्रवाई या दर्ज करती है। अगर कोई खास शिकायत हो जैसे डॉक्टर बंगाली वगैरह हर चौराहे पे आप देखिए क्लिनिक डाल रखे हैं। सब तो मेरे संज्ञान में नहीं आता, क्योंकि हमारे जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं जो ब्लॉक के अधिकारी हैं उनको भी आदत है कि अगर कोई भी गलत प्रैक्टिस करते हुए पाया जाए तो तुरंत कार्रवाई की जाए। Audio Jungle.
तो वर्ल्ड में फेमस है जी, क्योंकि रफ़ी साहब का जहाँ जन्म हुआ है, आप जहाँ जिस जगह पे बैठे हैं वह जगह भी रफ़ी साहब का जन्म स्थान है। इसी जगह पे रफ़ी साहब पैदा हुए थे और सारी दुनिया में मशहूर हो गए। और इसी स्कूल में, गांव में एक स्कूल है, सरकारी स्कूल, वहाँ रफ़ी साहब चौथी जमात तक, चौथी कक्षा तक पढ़ते रहे हैं और मैं उसी स्कूल में टीच करता हूँ। यहाँ पे रफ़ी साहब के कौन कौन दोस्त थे उस समय, क्या माहौल था? हाँ, रफ़ी साहब के जो हमारे दादाजी हैं, उनके समय की बात है, वो हमें बताते थे, और हमारे जो नेबर है वो भी हमारे दादाजी लगते हैं। और एक हमारे दादाजी थे तो वो मजीठा चले गए, तो वो बताते थे कि हमें रफ़ी साहब हमारे फ्रेंड थे और हम साथ में खेलते थे। और पास ही हमारे एक ना 2 एकड़ में बाग था आमों का, तो वहाँ रफ़ी साहब और सरदार बख्शीश सिंह, सरदार कुंदन सिंह वहाँ खेलते रहे उनके साथ। और उन्होंने बताया कि वहाँ हम रफ़ी साहब के साथ खेलते थे, कूदते थे और मौज मस्ती करते थे। तो कितना कब रफ़ी साहब लाहौर गए थे, उनकी उम्र क्या थी और कौन कौन थे उस समय परिवार में? इतना ज़्यादा तो हमें मालूम नहीं, क्योंकि वो काफ़ी बात पुरानी है। इतना पता है कि शायद वो 1935 के आसपास वो गए हैं लाहौर। तो ये आपने उनका घर कब खरीदा और कैसा लग रहा है उन्हीं के घर में? हाँ, ये घर जो है उनके जो बड़े थे वो हमारे बुजुर्गों को दे गए थे, क्योंकि जगह उनकी बहुत कम थी और इसलिए वो हमारे जो हमारा घर है वो बहुत बड़ा था थोड़ा, तो वो हमारे दादाजी या परदादाजी जो थे उन्होंने उनसे वो ले लिया था। ठीक, तंग कर दे। हाँ जी, ये जो दशमेश स्कूल में मूर्ति लगाई गई है, क्या मकसद है? हाँ, जहाँ जो है वो रफ़ी साहब की याद को ताज़ा करते हुए सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया ने अपनी तरफ से एक स्टैचू स्थापित करवाया था। और वहाँ पे 24 दिसंबर को जब उनका जन्मदिन है उस दिन वहाँ मनाते हैं। आज जैसे 31 जुलाई आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है, आज भी वहाँ जाके सारे गांव की पंचायत और जो सिंह समरा है हमारे ब्रदर श्रोमणी अकाली दल के मेंबर हैं, और उन्होंने साथ जाके वहाँ श्रद्धा के फुल भेंट किए हैं। चंगा जी डॉक्टर हाँ जी, रणधीर सिंह जी, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲਾ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਨਿੱਕੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਖਿਆਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਬੱਚੇ ਸਨ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਜਾਂ ਗੀਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਗੀਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਚੱਲ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਤਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਨਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਜੀ ਕਦੀ ਕੋਟਲਾ ਸੁਲਤਾਨ? ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹੁਣ ਆਏ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਣਾ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। Audio Jungle.
ਫੁੱਲ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਬੱਲੇ 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 ਸੱਗੀ ਫੁੱਲ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਪੈਰੀ ਜਾਂਦੇ ਮਾਈਆਂ ਆਈਆਂ ਸਰੋਵਰ ਗਿਆ ਮਾਝੇ ਦੀਆਂ ਸੀਨਾ ਮੇ ਬੋਲੀ ਪੜ ਕੇ ਅਟੀ ਮਾਰਦੀ ਬੱਲੇ 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 ਬੋਲੀ ਪੜ ਕੇ ਵੇਖ ਸ਼ਕੀਨਾ ਗਿੱਧਾ ਮਾਝੇ ਖੜ ਕੇ ਵੇਖ ਸ਼ਕੀਨਾ ਗਿੱਧਾ ਮਾਝੇ ਦਾ ਖੜ ਕੇ ਵੇਖ ਸ਼ਕੀਨਾ ਕਿੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਰੱਜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚੀ ਬਿਲਾ ਗੁਲਾਬੀ ਲਹਿੰਗੇ ਵਾਲੀ ਬੱਲੇ 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 ਚਾਹੇ ਪਸੀਨਾ ਫਿਰ ਕੇ ਕੁੜਤੀ ਸਾਰੀ ਗਿੱਧਾ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੂੜ ਮਿਲਨੇ ਹਾਰੀ ਗਿੱਧਾ ਗਿੱਧਾ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹਾਰੀ ਨਾ ਮਿਲਨੇ ਗਿੱਧਾ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹਾਰੀ ਨਾ ਮਿਲਨੇ ਗਿੱਧਾ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹਾਰੀ ਨਾ ਮਿਲਨੇ ਗਿੱਧਾ ਹਾਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੀਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੀਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਆਹੀਆਂ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਿੱਧਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿੰਗਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਭੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੀਰ ਪੂੜੇ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਡਲਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਡਲਿੰਗ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੀਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਵੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ, ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਣਾ, ਪਿੰਗਾ ਝੂਟਣੀਆਂ ਔਰ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਵਨ ਕੁਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਸਾਵਨ ਕੁਈਨ ਉਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਗੀ ਫੁੱਲ, ਪਿੱਪਲ ਪੱਤੀਆਂ, ਨੱਥਨੀ, ਜੁਗਨੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ। ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਉਸ ਵੈਸਟਰਨ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਰਾ ਹਟ ਕੇ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਜੋ ਤਿਉਹਾਰ ਤੀਆਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗਿੱਧਾ ਲੋਪ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੀਆਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਗਿੱਧੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗਿੱਧੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਅਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਹੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਿੱਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਵੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸੁਖਵੀਰ ਕੌਰ ਮਾਹਲ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਵਿਮਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਵਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੰਗ ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਬਰਸਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘਿਰਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਆ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਖੇੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰ ਔਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਭਾਵ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੇੜੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਾ ਕੇ, ਨੱਚ ਕੇ, ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ, ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਿੱਧੇ ਪਾ ਕੇ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਵਣ ਕਵੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮਾਡਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਇਹ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਵੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਮਲ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਰਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।